हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुसुम त्रिपाठी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उनके दिमाग में अभी से है कि उनको एक कैरियर बनाना है। तो इसी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना सिलेबस शुरू किया है और ये एक कंप्लीट सीरीज़ है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका बेनिफिट मिले और आप अभी से तैयारी कर सकें तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और शुरू से देखें। मेरी पेरेंट्स से भी अपील है कि वो अपने बच्चों को इन वीडियोज़ को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मैंने पूरा की पूरा जो सिलेबस तैयार किया है वो इसी ऑब्जेक्ट से, इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले मैंने जो और वीडियोस डाले हैं आप उनको ज़रूर देखें, जिससे आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो शुरू करते हैं। वर्क ऑफ वर्ब। हम लोगों ने वर्ब स्टार्ट कर दिया था और मैंने इससे पहले वाले जो वीडियो में पूरा वर्ब का एक कंप्लीट जो क्लासिफिकेशन था वो दिया था। मैं एक बार उसको रिपीट कर देती हूँ। चलिए जल्दी से इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए, वर्ब जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। उसके बाद फिर फाइनाइट वर्ब डिवाइड है 2 पार्ट्स में, प्रिंसिपल वर्ब जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद जो मेन वर्ब है यानी जो प्रिंसिपल वर्ब है वो डिवाइड है फिर से 2 पार्ट्स में, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो ये आपको जो है क्लियर हो गया कि जो मेन वर्ब है वो किस तरह से डिवाइड हुई है। उसके बाद हम आते हैं ऑक्सिलरी पे। ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिवाइड है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बी, हैव और डू आते हैं। इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं मैं आपको जल्दी से ये भी बता देती हूँ। ये जो बी, हैव और डू हैं ये ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और ये मेन वर्ब भी बनते हैं, ये दोनों बनते हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद फिर है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी जो है विल, शैल, मस्ट, शुड, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये सारी आपने पढ़े होंगे। ये मॉडल ऑक्सिलरी का जो सिलेबस है वो हम बाद में देखेंगे, अभी तो हमको केवल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स देखना है। उसके बाद फिर हम देखते हैं नॉन फाइनाइट। तो वर्ब के हमने 2 देखे थे कि 2 क्लासिफिकेशन हुए थे, 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हुई थी। फाइनाइट, तो फाइनाइट हमको क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरेंड। तो इनको भी हम धीरे धीरे, ये एडवांस लेवल है, इसको जब हम आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी तो हमने ये क्लासिफिकेशन का जो चार्ट है वो कंप्लीट होता है और अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे वर्क ऑफ वर्ब। वर्ब जो है सेंटेंस में किस प्रकार से काम करती है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि नाउन सेंटेंस में 5 तरीके से काम करती है, उसी तरह से हमने देखा था कि जिस तरह से फिर प्रोनाउन भी जो है 5 तरीके से काम करती है। तो उसी प्रकार से हमको समझना है जो वर्ब का जो वर्क है वो क्या है। देखिए, वर्ब सेंटेंस में 3 तरीके से काम करती है। पहला है डूइंग। डूइंग मतलब एक्शन, वो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे राम गोज़ टू मार्केट, राम क्या करता है, जाता है। शी कुक्स फूड, वो क्या करती है, खाना पकाती है, वो पकाती है। शी प्लेज क्रिकेट, क्या करती है, खेलती है। दे सॉल्व क्वेश्चंस, वो मैथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये जो वर्ब हमने यहाँ पे यूज किए हैं ये सब की सब क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती एक्शन को। सेंटेंस में वर्क क्या हुआ, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस जो हमारा ये वाला जो पार्ट रहता है डूइंग और एक्शन वाला, इसमें डूअर होता है। डूअर होता है मतलब इसमें काम करने वाला कोई ना कोई ज़रूर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, राम गोज़ टू मार्केट, कौन जाता है, राम जाता है। तो ये जो एक्शन हुआ है, ये जो एक्शन है, जो गो है, ये जो एक्शन वर्ब है, ये जो वर्ड है, इसको करने वाला कोई है, डूअर है इसका करने वाला, राम जाता है। शी कुक्स फूड, खाना कौन पकाता है, शी पकाती है ना, ये जो है इसका डूअर हो गया। दे प्ले क्रिकेट, तो प्ले कौन करता है, कौन खेलता है, दे। तो जो डूइंग वर्ब होती है, जो डूइंग वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती है, इसमें कोई ना कोई डूअर जरूर होता है।
क्लियर? होप नेक्स्ट पे आए हम लोग। अब आप देखिए नेक्स्ट है बीइंग। बीइंग समझिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और जल्दी से क्लियर नहीं होता। मैं तो मानती हूँ कि बहुतों को क्लियर नहीं होता है। देखिए बीइंग का मतलब होता है किसी का होना या ना होना बताना। जैसे मैंने कहा मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तुम स्टूडेंट्स हो, तुम इंजीनियर हो, वे इंजीनियर हैं, वे डॉक्टर हैं, ये मॉनिटर है। ये जो सारी जो इन्फॉर्मेशन हम सब्जेक्ट के बारे में दे रहे हैं ये किससे पॉसिबल है? ये बीइंग किसी का होना बता रहा है कि ये है, ये नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो अब आप समझिएगा बड़े ध्यान से और ध्यान दीजिएगा इस पे। जिस तरीके से और एक्शन वर्ब्स होती हैं, जो वर्ब्स होती हैं उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होते हैं ना, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड, ये आपने पढ़ा ही है। जैसे गो, गो का क्या मतलब होता है? गो का मतलब होता है जाना। तो वैसे ही ये जो बी है, ये बी, ये भी मेन वर्ब है, इसीलिए इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेन वर्ब का भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब भी बनती है। अब आप देखिए कैसे। अच्छा आप ये बताइए गो के कितने फॉर्म्स होते हैं? गो, वेंट, गॉन हुआ। फिर गो में आईएनजी फॉर्म अलग से गो में फिर हम आईएनजी फॉर्म भी लगाते हैं, फिर टू गो भी बनता है। ठीक है, हैविंग गॉन भी बनता है। तो हम देखते हैं, लेकिन मेन तो जो है वो प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है, उसको आप समझिए अच्छे से। गो, वेंट, गॉन ये हुआ। तो जैसे गो के ये फॉर्म्स हैं वैसे ही बी की भी फॉर्म होती हैं। ये जो बी है, बी ई बी, इसकी फॉर्म्स आप समझिए। इसकी जो बी की प्रेजेंट फॉर्म इज़ एम आर होती है। जैसे मैंने कहा आई एम टीचर, तो ये बी की प्रेजेंट फॉर्म है, यानी मैंने आई का यूज किया। शी इज़ टीचर, फिर इज का यूज किया। दे आर टीचर्स, फिर आर का यूज किया। यानी बी जिसका मतलब होता है होना, इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो होती है इज एम आर। अब इसी की आप पास्ट फॉर्म समझिए। आई वॉज टीचर, दे वर टीचर्स, यू वर टीचर्स, यू वर टीचर। क्लियर हुआ आपको? फिर इसी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है बीन। कैसे समझिए? पहले मैंने कहा ना आई एम टीचर, आई वॉज टीचर, आई हैव बीन टीचर। तो इज एम आर इसकी प्रेजेंट फॉर्म, वॉज वर इसकी पास्ट फॉर्म और बीन इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको आप वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हो, ये इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। एक्चुअली जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, अगर आप अपनी बुक्स उठा के देखेंगे तो कहीं पे जनरली, अब तो पहले वाली बुक्स में भले लिखा हो, नहीं तो अब पास्ट पार्टिसिपल ही लिखा हुआ आता है। तो इज एम आर इसकी प्रेजेंट फॉर्म, वॉज वर बी की फॉर्म की बात हो रही है। फिर से ध्यान रखिएगा, बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो इज एम आर है, बी की जो सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस है वो वॉज वर है, और बी की जो थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो बीन है। आई हैव बीन अ टीचर, दे हैव बीन अ डॉक्टर। क्लियर? ये मेन वर्ब है। यहाँ पे ये अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, आई एम टीचर, दे वर टीचर्स, ये सब अभी हम मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको आगे और समझेंगे। उसके बाद आप देखिए इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब होता है गो में आपने आईएनजी लगाई, वो गोइंग हो गया ना। वैसे ही बी में आप जैसे ही आईएनजी लगाते हैं तो वो उसकी आईएनजी फॉर्म बीइंग हो जाती है। समझ आ रहा है? आई एम बीइंग अ टीचर। क्लियर हो रहा है? फिर देखिए फ्यूचर, इसका फ्यूचर भी होगा। विल गो, विल कम, विल कुक। विल के साथ इनका यूज जब विल लग जाता है तो उसकी फ्यूचर फॉर्म हो जाती है। वैसे ही इसकी फ्यूचर फॉर्म हो जाती है विल बी। आई विल बी अ टीचर, दे विल बी डॉक्टर्स, शी विल बी अ गुड मदर। ये जो विल के साथ बी का यूज हो रहा है ये इसकी फ्यूचर फॉर्म में, फ्यूचर फॉर्म के साथ ये बन रहा है, बिल के साथ लगते। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये टॉपिक जल्दी क्लियर नहीं होता है, स्टूडेंट्स को भी नहीं क्लियर होता और जो है कहना नहीं चाहिए,
टीचर्स को भी क्लियर नहीं रहता है, क्योंकि लोग जनरली इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि बी जो है किस प्रकार से मेन वर्ब का काम करती है और किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। ठीक है, अब आप देखिए इसका इन्फिनेटिव भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्फिनेटिव इसका टू बी होता है। जीरेंड, इसका जीरेंड आप जानते हो कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म जो नाउन का काम करती है, बीइंग। होप आपको ये वर्ब टू बी जो है ये समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये क्लियर हो। हम इसको थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी ये कब हेल्पिंग वर्ब हो जाती है और कब मेन वर्ब। देखिए, अगर मैंने लिखा आई एम टीचर, ठीक है, तो ये मेन वर्ब है। ठीक है, अब अगर मैंने लिखा आई एम टीचिंग, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। समझ आ रहा है आपको? तो ये इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे, और इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जो इसके सेंटेंसेस होते हैं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। आप देखिए कैसे, आई एम टीचर, देखिए ऑब्जेक्ट कब आता है? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जब हम वर्ब में, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई उस एक्शन को रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत कब पड़ती है? जो सेंटेंस में जो एक्शन हुआ है उसको रिसीव करने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है, वो ऑब्जेक्ट होता है। आई एम टीचर में कौन सा वर्क हुआ है आप मुझे ये बता दीजिए। मैं टीचर हूँ, कौन सा काम हुआ इसमें? इसमें तो कोई काम नहीं हुआ। इसमें सिर्फ जो सब्जेक्ट आई है इसके बारे में बताया जा रहा है। इसी कारण से जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो वर्ड जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आई क्या है? टीचर है ना, ये देखिए। तो इस वर्ड ने, इस टीचर वर्ड ने इस आई को कंप्लीट किया कि नहीं किया? इस आई की इंफॉर्मेशन दी कि नहीं दी कि आई क्या है? टीचर है। तो यही कारण है कि इनके ऑब्जेक्ट नहीं होते। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होते? ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि इसमें सेंटेंस में कोई डूअर नहीं होता। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है लेकिन डूअर नहीं होता। सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता। अब आप बताइए, आई एम टीचर, इसमें आई क्या काम कर रहा है? कुछ काम कर रहा है क्या? ये तो सिर्फ एक जनरल सी बात बताई जा रही है कि मैं टीचर हूँ। तो इसमें जो है आई कोई एक्शन तो ले नहीं रहा है, कोई एक्शन तो करनी है। जैसे शी प्लीज, वो खेलती है तो उसमें बताया जा रहा है कि भाई वो खेल रही है। इसमें क्या काम हो रहा है? इसमें तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो जब इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि डूअर ही नहीं है, सब्जेक्ट है। फिर आप समझिएगा, आप मेरे स्टार्टिंग का जो पहला वीडियो है उसको देखिएगा। आप उसमें मैंने बड़े अच्छे से क्लियर किया है। पहले कंटिन्यू, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि वीडियो देखिए। मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है वो मैंने देने की कोशिश की है, प्रयास किया है कि मैं उस सब्जेक्ट की डेफिनेशन को कंप्लीट कर सकूं। अब आप देखिए, इसमें आई एम टीचिंग, इसमें एक्शन हो रहा है। मैं क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ। ये देखिए, इसमें आई का एक्शन क्लियर है। तो इसमें जहाँ पे जब अगर कोई डूअर ही नहीं है सेंटेंस में कोई काम करने, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तो उसमें तो ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं। इसलिए उसमें जो वर्ड आते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। और ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जो वर्क है वो नाउन भी करता है, प्रोनाउन भी हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे हो सकता है क्या? एडजेक्टिव भी। एडजेक्टिव का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ। शी इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। अब आप देखिए, कोई काम तो शी कर नहीं रही है, वो तो शी के बारे में एक जानकारी आपको ये दी जा रही है ना कि वो ईमानदार है। तो ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, तो इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम एडजेक्टिव भी करता है। अब हम समझेंगे वर्क थर्ड टाइप में किस तरह से काम करता है। थर्ड टाइप है उसका, जो तीसरा प्रकार है वो है हैपनिंग वर्ब। देखिए, पहले हमने पढ़ा डूइंग, जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो काम करता है, यानी सब्जेक्ट वो डूअर होता है। ठीक है, उसमें एक्शन वर्ड आते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा बीइंग, फिर हम लोगों ने पढ़ा बी की फॉर्म,
उसमें जो है जो बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बी होता है, ये सेंटेंस में किस प्रकार से मेन वर्ब का भी काम करता है और किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, तो जो बी की फॉर्म होती है जिस सेंटेंस में वो मेन वर्ब बनते जिसमें वो मेन वर्ब बनते हैं उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, और ऑब्जेक्ट नहीं आता है इसलिए उसकी पैसिव वॉइस चेंज नहीं होती है। अब आप हैपनिंग वर्ब देखिए, हैपनिंग वर्ब में वर्क तो होता है लेकिन कोई डूअर नहीं होता, इसमें भी कोई डूअर नहीं होता है। सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट होगा लेकिन सेंटेंस में काम करने वाला कोई नहीं होगा, या आपको पता नहीं चलेगा कि काम किसने किया। अब आप देखिए, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट्स इन फेब, स्प्रिंग सीजन फेब में स्टार्ट होता है, फरवरी में स्टार्ट होता है। अब आप ये बताओ स्प्रिंग सीजन कौन शुरू करता है? कोई शुरू करता है क्या? नहीं। द बॉल फेल फ्रॉम हिज हैंड्स, बॉल उसके हाथ से गिर गई, तो बॉल तो अपने से गिरी, उसने फेंकी क्या बॉल? अगर वो फेंकता तो एक्शन होता। जैसे द चेयर ब्रोकन, कुर्सी टूट गई, तो कुर्सी को किसी ने तोड़ा कि खुद टूट गई? खुद टूट गई। तो जब, मेरा कहने का मतलब है कि जब एक्शन को करने वाला कोई नहीं होता, एक्शन खुद ब खुद हो जाता है, स्वयं हो जाता है, अपने आप हो जाता है, तब हैपनिंग वर्ब होती है। और हैपनिंग वर्ब का भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होता है? ऑब्जेक्ट हैपनिंग वर्ब का इसलिए नहीं होता है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो डूअर नहीं होता है। जब सब्जेक्ट कोई काम ही नहीं करेगा तो उसको रिसीव कौन करेगा? भाई जब रिसीव चीज़ कब होती है? रिसीव तो तब होती है जब कोई काम होता है। जब कुछ काम ही नहीं हुआ है तो रिसीव किसकी, काहे का रिसीवर? तो ना वर्क हुआ ना कोई रिसीवर है। यही कारण है कि लिंकिंग वर्ब यानी बी की फॉर्म, लिंकिंग वर्ब और भी वर्ब्स होती हैं लेकिन अभी हम लोगों ने बी की फॉर्म ली है। लिंकिंग वर्ब और हैपनिंग वर्ब, इनका कोई डूअर नहीं होता, इनका कोई डूअर नहीं होता इसलिए इनका ऑब्जेक्ट नहीं होता, और इनका ऑब्जेक्ट नहीं होता इसलिए इनकी पैसिव वॉइस भी नहीं बनती है। तो होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को देखेंगे, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे। और प्लीज़ आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको मेरी कंसेप्ट डीलिंग कैसी लग रही है। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट उन बच्चों की प्रिपरेशन करवाना है, उन बच्चों को तैयार करवाना है जिन्होंने अभी से ये सोच लिया है कि उनको लाइफ में कुछ ना कुछ बनना है, और बिना इंग्लिश के आप आगे नहीं जा सकते। आप लिख के रख लीजिए, यही सारी चीज़ें आप जाके कोचिंग में पढ़ोगे, इन्हीं के पीछे आप 20,000 रुपये खर्चा करोगे। और अगर आप अभी से पढ़ोगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म ग्रामर का मैं ज़रूर से दूंगी। थैंक यू सो मच।